नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं यह है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। सेल्फ डिफेंस कब काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह का कितने टाइप का सेल्फ डिफेंस होता है। और आपको पता होगा कि आईपीसी में जो इसके प्रोविज़न हैं वो दिए गए हैं, स्पेशली 96 से 106 तक प्रोविज़न दिए गए हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कंपेयर करेंगे, दिखाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी में क्या डिफरेंसेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, सेक्शन नंबर क्या चेंज हुआ है। और इसको सीखेंगे कि हम किस तरह से सेक्शन को ब्रेक करना है जिससे कि उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से निकल सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। आपको पता होगा कि आपने सब जगह देखा होगा सेल्फ डिफेंस की बात की जाती है। तो सेल्फ डिफेंस किस तरह का होता है और इसमें क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या राइट होते हैं वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 34 की। ये सेक्शन 34 आईपीसी में 96 सेक्शन जो थी, अब बीएनएस में उसको सेक्शन 34 किया गया है। ये सेक्शन कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है। अर्थात ये सीधे सीधे जो है एक्सेप्शन के तौर पर आती है कि भाई एक्सेप्शन माना जाता है अगर कोई अपना सेल्फ डिफेंस करने में कोई कार्य करता है। एक तरह से कहें कि अगर वो कोई ऐसा कार्य करे जो कि अन्यथा वो अपराध होता, अगर प्राइवेट डिफेंस में या जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर ना किया जाता वो अन्यथा अपराध होता, तो ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं है। ये बात कही गई है सेक्शन 34 में। अब इसके आगे जो सेक्शन 35 है, देखिए सेक्शन 35 क्या कहती है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये सेक्शन 97 थी आईपीसी में, जो कि बीएनएस में सेक्शन 35 कर दी गई है। ये सेक्शन कहते हैं कि धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह, देखिए किसी भी एक्ट में और किसी भी सेक्शन में अगर आपको सही इंटरप्रिटेशन करनी है तो आपको सेक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए कि सेक्शन को कब ब्रेक किया जाना है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। देखिए सेक्शन 35 में क्या कहा कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो ये दो तरह की होती है। दो तरह की कैसी होगी, एक होगी शरीर की और दूसरी होगी संपत्ति की। आपको कुछ अधिकार मिल जाएंगे जो कि शरीर की संपत्ति, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात की गई है, वो सेक्शन 35 कहती है। अब जो शरीर की है ये दो भाग में भी डिवाइड होती है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। क्या, एक तो स्वयं का शरीर और दूसरा अन्य व्यक्ति का शरीर। अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में सिर्फ सेल्फ डिफेंस उसको मिलेगा जब उसके ऊपर हमला हो, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर भी हो रहा है तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये क्या कहता है, जब हम बात करते हैं बीएनएस की, तो बीएनएस में ये क्या पॉइंट दिया गया है। पहले आईपीसी में ये इस तरह से था, पहले आईपीसी में इस तरह से पॉइंट था, अब इन्होंने काखा करके दे दिया है। क्या प्रोविजन क्या है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। देखिए अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, अर्थात जो पहला ही इसका क्लोज है जो के नंबर पर है, वो के ही ये कह रहा है कि अपने शरीर के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा अगर उसे करनी है तो ऐसी कोई बात अपराध नहीं होगी और व्यक्ति को अधिकार होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जिसे आईपीसी में दूसरा कहा गया है, आईपीसी में इस तरह से था, बीएनएस में उन्होंने इस तरह से किया है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी
या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। देखिए सेकंड पॉइंट की इंटरप्रिटेशन आप करेंगे तो वही चीजें निकल कर आ रही हैं कि चाहे अपना शरीर हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति का शरीर हो, तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है किसी संपत्ति, चाहे वो किसी अपनी संपत्ति हो या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हो। हमने भी बात की थी प्रतिरक्षा की। प्रतिरक्षा का जो अधिकार मिलेगा वो किस पर मिलेगा? दो तरह की चीजें की गई हैं, एक तो संपत्ति, दूसरा शरीर। शरीर किसका होना चाहिए? स्वयं का शरीर या किसी अन्य व्यक्ति का शरीर? अन्य व्यक्ति का शरीर। सेम कंडीशन अप्लाई होती है संपत्ति को लेकर, क्या कि चाहे वो संपत्ति स्वयं की संपत्ति हो या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हो। अब ये क्या है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता ना कि मान लो कोई बंदा फैमिली के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ कोई फादर जा रहा है, अगर उसके बेटे पर कोई हमला किया जा रहा है तो सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका बेटा है या उसका रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है या उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम्हें थोड़ी लूटा जा रहा था या तुम्हारी संपत्ति थोड़ी ली जा रही थी। तो ऐसा नहीं है, वो अपनी संपत्ति के लिए और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के लिए भी वो प्राइवेट डिफेंस उसको मिलेगा। और सेम कंडीशन होती है शरीर पर अगर जो कोई हमला किया जाता है या अपराध किया जाता है, कोई ऐसा एक्ट जो अपराध होता, तो चाहे वो खुद के स्वयं के प्रति हो या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, वो जो है उसको प्राइवेट डिफेंस उसमें मिलता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए सेक्शन 36 जो पहले आईपीसी में 98 था, बीएनएस में 36 पॉइंट आया। क्या है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो, जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता का अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। अर्थात इसका देखिए सेक्शन को ब्रेक कीजिए, वन बाय वन समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि करने वाले व्यक्ति के बालकपन, अगर कोई व्यक्ति है और बालकपन की वजह से, वो अपने चाइल्डहुड की वजह से वो समझता नहीं कि उसकी प्रकृति कैसी है। सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसने गन उसके हाथ में आ गई और उसने गन किसी के ऊपर ली और उसको पॉइंट आउट करके वो शूट करने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके पास प्राइवेट डिफेंस है जिसके ऊपर वो गन पॉइंट की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो तो बच्चा है या उसको तो उसने तो बचपने में ऐसा कर दिया, कि नहीं वो तो बचपने में कर देगा, सामने वाला बंदा तो निकल लेगा। ठीक, निकल लेगा मतलब समझते होंगे आप इस चीज को, कॉमन सी बात है कि अगर उसने शूट कर दिया तो मर जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है समझ की परिपक्वता के अभाव में। मान लो कोई व्यक्ति इतना जो है उसकी समझ इतनी मैच्योर नहीं हुई है, वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो परिस्थितियों को समझ सके। अब उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि एज तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसकी समझ उतनी नहीं होती है। तो अगर वो अपनी समझ के अभाव में कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि अपराध होता, तो अब सामने वाले को सिर्फ ये कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई उसको तो पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा था। नहीं, सेम राइट उसको वहां पर मिलेगा चाहे सामने वाले व्यक्ति समझ की परिपक्वता के अभाव में ऐसा कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चित्त विकृति। चित्त विकृति किसे बोलते हैं? पागलपन। चित्त विकृत हो जाए, जब उसका मन जो है उसका विकृत हो जाए, अर्थात अगर वो व्यक्ति किसी पागलपन के अभाव में कोई एक्ट कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति पागलपन के अभाव में कोई एक्ट कर रहा है, प्रभाव में कोई एक्ट कर रहा है, मतलब कोई पागल व्यक्ति है और वो किसी को मारने वाला है या मारने की कोशिश कर रहा है, अब कर तो वो पागलपन में रहा है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये पूरा राइट होता है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे। वो सिर्फ ये कहकर नहीं छोड़ा जा सकता कि ये तो पागल था, तुमने इसको क्यों मार दिया, अरे उसको नहीं मारते तो वो उसे मार देता, तो पूरा उसको वहां पर डिफेंस मिलता है। नेक्स्ट आता है मतता के कारण। मतता बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन को। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा। देखिए नशे से अधिकतर लोग ना इसको शराब से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतता चाहे किसी भी वस्तु से हुई हो, किसी भी चीज से हुई हो,
मतलब मतता करने के कई तरीके से होते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, इंटॉक्सिकेशन अलग होता है। मतलब चाहे वो शराब पीकर नशे में हो, चाहे चरस, गांजा, अफीम या जो जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी नशे के कारण अगर वो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो भी सामने वाले व्यक्ति को पूरा राइट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है, उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, अगर किसी व्यक्ति को कोई भ्रम हो गया है, कोई भ्रम हो गया और वो उसको किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाह रहा है, तो जिसको हानि पहुंचाना चाह रहा है उसके पास पूरा राइट है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे। अब भ्रम क्या हो सकता है, भ्रम क्या हो सकता है, मान लो किसी व्यक्ति को गलतफहमी हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति के ऊपर प्रेत आया हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं तो प्रेत को मार रहा हूँ, भूत को मार रहा हूँ, या उसके ऊपर आत्मा आई हुई है। इस भ्रम के कारण वो अन्य व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन अन्य व्यक्ति सही है। अब उसके माइंड में इतना सेट हो चुका है सामने वाला व्यक्ति जो है वो भूत है, ठीक है, या वो उसको चोर समझ ले जबकि वो चोर नहीं है और वो उस पर हमला कर दे। तो जिस पर हमला किया जा रहा है किसी भी भ्रम के कारण, तो उसको अपने आप को बचाने का पूरा राइट होता है। अब ऐसे उससे बचने के लिए, चाहे वो किसी व्यक्ति के बालकपन की बात हो, समझ की परिपक्वता का अभाव हो, चित्त विकृतता हो, या मतता के कारण ऐसा कर रहा हो वो व्यक्ति, या किसी भ्रम के अधीन हो, तो उसके अगेंस्ट में जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर वो इसके अन्यथा ना किया जाता वो अपराध होता, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। अगर ये व्यक्ति नॉर्मल होते ना सब, और उसको जो राइट वहां पर होता है वैसा ही राइट यहाँ पर उसको होगा। अब ये ए व्यक्ति है, अब इसको तुम किसी भी तरीके से जोड़ लो, आप इसको समझ सकते हैं कि चाहे वो यहाँ पर बालकपन मान लो उसका, या समझ की अपरिपक्वता मान लो, ठीक है, या जो इसमें दे रखा है चित्त विकृतता, या मतता के कारण, कोई भी हो सकता है। या भ्रम के अधीन, भ्रम के अधीन, इनमें से कुछ भी हो रहा है और बी व्यक्ति पर किया जाता है, तो बी व्यक्ति के पास ये राइट होगा, बी व्यक्ति के पास ये राइट होगा सेल्फ डिफेंस का कि वो अपना बचाव करे, और वो जो कुछ भी एक्ट करता है वो कोई अपराध नहीं होगा, वह अपराध नहीं होगा। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको वापस दोबारा वीडियो देख सकते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, ढंग के साथ पढ़ लीजिए, चाहे भले 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ो कि अब आपको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो भले ही 2 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, सेक्शन को ब्रेक करके पढ़ो। जब तक आप सेक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप उसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते और आप उसका सही मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। तो यही कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रही है। देखिए जो अभी तक कहा जा रहा था ना कि धारा 37 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए, वो धारा 37 के जो निर्बंधन है वो क्या है, ये आईपीसी में धारा 99 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन बीएनएस में ये धारा 37 है। ये धारा 37 क्या है, धारा 37 क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस का कोई भी राइट किसी को नहीं है। कब नहीं है, यहां पर, यहां पर कैसे नहीं है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती। देखिए अगर मृत्यु या घोर उपहति की आशंका कारित नहीं हो रही है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है, लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सेक्शन को ब्रेक करें, जब भी आप सेक्शन को ब्रेक करें तो कोशिश करें कि उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको कैच करें, कीवर्ड्स को कैच करें क्योंकि देखिए ये तो आप माइंड से निकाल दीजिए कि बिना आप बैरक को पढ़े, बिना सेक्शंस को पढ़े आप प्री निकाल सकते हैं। प्री के लिए बैरक को पढ़ना ही आपको पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। बैरक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बैरक को आप सही तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब आप सेक्शन को ब्रेक करना जानते हो और उसकी सही इंटरप्रिटेशन करना जानते हो। ठीक है, अब ये क्या कह रही है सेक्शन कि अगर मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती
और कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हो, पदाभास क्या होता है, ड्यूटी करते वक्त कोई व्यक्ति अपना कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट सद्भावपूर्वक गुड फेथ में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और सामने वाले व्यक्ति को ना तो मृत्यु का खतरा है और ना ही घोरोपति की कोई आशंका है, और या ऐसे किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायोन्मत ना भी हो, चाहे वह कार्य, कौन सा कार्य, जो लोक सेवक द्वारा किया जा रहा है, चाहे विधि द्वारा वो सर्वथा जस्टिफाई ना भी कर सके, कितना ही गलत वो एक्ट कर रहा है, और अगर मृत्यु और घोरोपति की आशंका नहीं है तो उसको कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ये सेक्शन 37 बीएनएस की कहती है। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा देखिए कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्तिक रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए इससे पहले जो पॉइंट था वो लोक सेवक स्वयं कर रहा था सद्भावपूर्वक पदाभास में कार्य करते हुए, अब यहां क्या हो रहा है कि वो उसके निर्देश से किया जा रहा है, उसने कोई आदेश दिया, ठीक है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, उसके आदेश से कोई कार्य किया जाता है या किया जाने का प्रयत्न किया जाता है, और उसमें मृत्यु या घोरोपति की कोई आशंका युक्तिक रूप से कारित नहीं होती है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत यानी जस्टिफाई ना भी हो, तब भी जो सेल्फ डिफेंस है, जो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा, उसको कोई भी अधिकार सेल्फ डिफेंस का नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता, उन मामलों में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, अगर लोक प्राधिकारी जो भी पब्लिक अथॉरिटी होती है उनके पास जाने का सहायता करने का उनके पास समय है, तो भी कोई प्राइवेट डिफेंस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ दो कंडीशन मिलेगा, या तो मृत्यु का डर हो उसको या घोरोपति। अब देखिए बात करते हैं घोरोपति की, ठीक है। घोरोपति आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के उपपति और घोरोपति में क्या डिफरेंस, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब भी घोरोपति का ये आएगा। तो एक वीडियो हमारे ही चैनल पर है जिसमें उपपति और घोरोपति को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, आप वहां पर वो वीडियो देख लीजिए। एक बार वीडियो देखोगे आपको इसमें कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, आप एक बार वीडियो देखिए कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए ये पॉइंट आपको उम्मीद है सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब प्राइवेट डिफेंस में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाई जितने से उस अपहानि जो होने वाली है उससे हम बच सके तो उतना ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना कि उसके लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि हम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्या हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारना चाह रहा है और वो लोग किसी बिल्डिंग के टेरेस पर हैं, छत पर हैं, अब वो व्यक्ति उसको मारना चाह रहा था, जिसको मारना चाह रहा था ए व्यक्ति बी को मारना चाह रहा था और ये एक बिल्डिंग की छत पर थे, मान लो ये छत है, यहाँ पर थे ये दो लोग। जब इनमें आपस में लड़ाई हुई तो ये एक बंदा नीचे आकर गिर गया जो हमलावर था, जिसको हमला किया जा रहा था अभी नीचे। तो अब इसको कोई खतरा नहीं रहा ना यहाँ पे, अब तो इसको कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो नीचे गिर चुका। अब ये ऐसा नहीं कर सकता ये नीचे जाए उसको जाकर गोली मार दे या जो चाकू था वो चाकू मार दे या कुछ और चीज़ मार दे, क्योंकि ये गिर चुका है यहाँ से। अब जो खतरा था वो तो टल चुका ना। अब ऐसा नहीं है कि वो जाकर, क्योंकि इतने बल का प्रयोग करना है जितने से वो खतरा टल जाए, जितने से वो खतरा टल जाए, सिर्फ उतने बल का प्रयोग करना है। ये इसी के बारे में है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, तरीका वही अपनाना है कि सेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करनी है और इसको देखिए क्या मीनिंग निकला। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होगा जब तक कि वह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। देखिए पहले क्या कहा गया, पहले ये कहा गया, पहले पॉइंट में क्या था कि भाई प्राइवेट डिफेंस जो आपको मिलेगा, सेल्फ डिफेंस जो है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, सिवाय तब
जब मृत्यु या घोरोपति की आशंका ना हो, तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि ए जो है पब्लिक सर्वेंट है, मान लो ये पब्लिक सर्वेंट है और ये इसके ऊपर इसने कोई हमला किया, लेकिन ना तो मृत्यु ना घोरोपति का कोई खतरा नहीं है, घोरोपति का खतरा नहीं है, तो इसको कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जानता हो कि ये पब्लिक सर्वेंट है। अगर ये पब्लिक सर्वेंट नहीं जानता है भी कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है, ये नहीं जानता, तो इसको राइट मिल जाएगा प्राइवेट डिफेंस का। या इसके ऊपर ये विश्वास करने का कारण हो कि उसके आदेश से ऐसा किया जा रहा हो, क्योंकि सेकंड पॉइंट था, या तो पहला पॉइंट था या तो पब्लिक सर्वेंट खुद को ही एक्ट करे या उसके निर्देश से कोई कार्य किया जा रहा हो, तो प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। ये पॉइंट ये कह रहा है, एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई इतना एक्सप्लेनेशन है कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, ये बी को पता होना चाहिए। अगर इसको ये पता ही नहीं है तो प्राइवेट डिफेंस में अगर ये एक्ट करेगा तो वहां से ये बच जाएगा। ये सेक्शन यही कहना चाह रही है कि कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होगा, तब तक वंचित नहीं होगा जब तक वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। अगर उसको पता है लोक सेवक है तब तो उसको नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2 क्या कह रहा है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन ना कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश ना कर दे। अगर ये सब कर दिया जाता है, वो बता देता है कि भाई वो किसके आदेश से ऐसा कर रहा है, या जो एक ऑर्डर है वो ऑर्डर दिखा देता है भाई मैं इस ऑर्डर के अंडर जो हूं काम कर रहा हूं, तो अब सामने वाले व्यक्ति के पास कोई भी प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन 2 है, जो कि पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट थे उन्हीं का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि बस जिसके ऊपर किया जा रहा है ना उसको पता होना चाहिए कि ये पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है या उसके कहने से कोई एक्ट किया जा रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जुडिशरी में मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से तो है ही। प्री के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, लगभग 8 या 10 जो भी स्टेट हैं, 10-12 आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आसपास 8-10 स्टेट है, स्पेशली मैं बात करता हूँ यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सब जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इससे क्या है, सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, सेक्शन को ब्रेक करेंगे, उसके बाद मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, क्या है इंटरप्रिटेशन होगी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती धारा 37 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए, अभी आपको पता चली गया ये कौन सा है, जब मृत्यु या घोरोपति का कोई खतरा नहीं है उसकी ये बात की जा रही है और सामने करने वाला पब्लिक सर्वेंट है या उसके ऑर्डर से किया जा रहा है। हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। मतलब ए ने हमला करा बी के ऊपर, बी व्यक्ति किन परिस्थितियों में इसकी मृत्यु कारित कर सकता है, मृत्यु कारित कर सकता है, कब इसकी मृत्यु कारित कर सकता है, कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। मृत्यु कारित या अन्य कोई अपहानि, अन्य कोई अपहानि कारित कर सकता है ए को, और वो अपराध नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है, और ये उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर मृत्यु कारित की जा सकती है सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में मृत्यु कारित की जा सकती है, तो उन परिस्थितियों को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला दूसरा जो था ये आपका आईपीसी में था और बीएनएस में ये इस तरह से दे दिया गया है। बीएनएस में ये इस तरह से है और सेक्शन 100 आईपीसी में सेक्शन 100 में था। और यहाँ पर देखिए, ऐसा हमला
जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। मतलब ए ने बी पर कोई हमला किया, किस पर? बी पर। तो इसके मन में जब तक ये आशंका ना हो जाए, जब तक ये इसको संदेह ना हो जाए कि भाई अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु। इसका परिणाम मृत्यु होगा। जो इसने हमला किया, अगर इसने सेल्फ डिफेंस नहीं किया, इसके मन में ये आशंका युक्तियुक्त रूप से ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि अगर मैंने बचाव नहीं किया तो परिणाम ये होगा कि मृत्यु हो जाएगी। किसकी? इसकी। तो ये सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, मृत्यु कारित कर सकता है। सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। कौन? बी। अगर ए ने हमला किया बी के ऊपर, बी के मन में ये आशंका उत्पन्न हो गई कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ऐसा हमला जिससे युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। मतलब सामने वाले व्यक्ति के मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि जो हमला किया गया है, अगर इसने अपना बचाव नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा? घोर उपहति। अब घोर उपहति क्या क्या होती है, इसके लिए आपको जो दूसरी वीडियो है हमारी वो देखनी पड़ेगी। बहुत सही तरीके से उसको डिफाइन कर दिया गया है, आपको 100% उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, घोर उपहति होगी तो भी वो सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है। और कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है? नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट जिसे बीएनएस में गे पॉइंट दिया गया, बलात्संग करने से आशय से किया गया कोई हमला। ए बी पर, ये मान लो एक महिला है, इसने कोई हमला किया, और हमला किस लिए किया? बलात्संग करने के लिए, रेप करने के लिए। अगर रेप करने के लिए हमला किया गया है तो ये जो महिला है ये सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकती है, मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई हमला। प्रकृति विरुद्ध, ठीक है। अननेचुरल, अननेचुरल जो सेक्सुअल डिजायर होती है, देखिए नेचुरल, हर चीजें नेचुरल होती हैं। आप इतना समझते होंगे, सेक्शन 377 की ये बात की जा रही है कि अगर अननेचुरल रूप में सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के आशय से कोई हमला किया जाता है तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मृत्यु कारित कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति जो है जिसके ऊपर हमला, ऐसा हमला किया जा रहा है तो मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला, यानी कि किडनैपिंग और एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन करने के आशय से अगर कोई हमला किया जाता है तो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। देखिए ये जो पॉइंट है ये आपको सब टिप्स पर याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से मेंस का क्वेश्चन बनता है और यहीं से आपके प्री के क्वेश्चन भी आते हैं कि इनमें से कौन सी परिस्थितियां हैं जब सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो ये परिस्थितियां हैं। क्या पहला पॉइंट क्या था? मृत्यु कारित, अगर सामने वाले के मन में युक्तियुक्त रूप से ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि अन्यथा हमले का परिणाम मृत्यु होगा, या हमले का परिणाम घोर उपहति होगा, या हमला जो किया गया है वो बलात्संग करने के आशय से किया गया है, या अननेचुरल सेक्सुअल डिजायर जो है वो पूरा करने के लिए हमला किया गया है, या एब्डक्शन या किडनैपिंग के आशय से कोई हमला किया गया है, तो सामने वाले व्यक्ति की जो है मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे। छठा पॉइंट क्या है? इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अर्थात जहां पर यह उसको खतरा हो कि उसका सदोष परिरोध किया जाएगा और ऐसी जगह पर परिरोध किया जाएगा जहां पर वो लोक प्राधिकारी जो भी होंगे उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा कोई उसको यह आशंका उत्पन्न हो जाती है तो भी सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है। अब अगर किसी को कोई डाउट है कि सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, जिसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बन जाएगी।
ठीक है, तो अगर ये छठा पॉइंट है, ये खतरा होता है उसको कि सदोष प्रतिरोध किया जा सकता है तो भी सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है। सातवां पॉइंट क्या है कि अम्ल फेंकने यानी कि एसिड अटैक की बात की जा रही है। अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित होगी, ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोरोपति कारित होगी। फिर देखिए घोरोपति आ गया, तो घोरोपति का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है, क्योंकि घोरोपति बार बार ये शब्द आपके सामने आता रहेगा और ये अक्सर एग्जाम में भी आता है कि ये घोरोपति होगी या उपहति होगी, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट हैं। अगर ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर जो है सामने वाले हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। 7 पॉइंट कौन कौन से हुए? पहला मृत्यु का खतरा हो जाए, दूसरा घोरोपति का खतरा हो जाए, तीसरा बलात्संग, चौथा सेक्सुअल डिजायर वाला है, पांचवा जो है उसको एब्डक्शन या किडनैपिंग का आ जाएगा, छठा आपका सदोष प्रतिरोध जिसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलते हैं, और सातवां जो है एसिड अटैक। अगर ये खतरे हैं और उससे घोरोपति होने की आशंका है एसिड अटैक से, तो सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है और उसको कोई अपराध नहीं माना जाएगा, सेल्फ डिफेंस में ये चीजें आ जाएंगी। तो ये शरीर की जो सुरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस दिए गए हैं उसके बारे में थी ये सारे के सारे सेक्शन। अब ये अधिकार कब से कब तक बना रहता है, ये सेक्शन 39 बात करती है, ये अधिकार कब से कब तक बना रहेगा, मतलब सामने वाले की मृत्यु कारित कब तक की जाएगी, कितने टाइम उसके पास होता है कि मृत्यु कारित की जाए, कब ऐसा अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने का होता है। अब इन्होंने बात की कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहां पर मृत्यु तो कारित नहीं की जा सकती लेकिन हम उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मृत्यु तो कारित नहीं की जा सकती लेकिन हम उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते। तो इसका आसान सा तरीका है, इसका आसान सा तरीका है कि भाई जो 7 परिस्थितियां दे रखी हैं उसको छोड़कर जितनी भी परिस्थितियां बनेंगी तो हम उसको कोई अपहानि कारित कर सकते हैं, उन 7 परिस्थितियों में मृत्यु कारित कर सकते हैं। बस एक बार रीडिंग लगा लो, देखो बैरेक्ट की लैंग्वेज क्या कह रही है। यदि अपराध पूर्वगामी धारा 38 में प्रगणित भांतियों से किसी भांति का नहीं है, वही बात कि जो 7 पॉइंट उसमें दे रखे उस तरह का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक नहीं होता। अगर वो 7 कंडीशन नहीं है ना तो उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधों का अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है कि आप उसकी मृत्यु तो कारित नहीं कर सकते लेकिन कोई अपहानि उसको जरूर पहुंचा दे सकते हैं जिससे कि आपके ऊपर खतरा टल जाए, जिससे कि आपका खतरा टल जाए। मान लो उसने कोई ऐसा हमला किया कि वो 7 परिस्थितियों में तो नहीं आता लेकिन आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप उसकी मृत्यु तो कारित नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको कोई अपहानि जरूर पहुंचा सकते हैं जिससे कि आप अपना बचाव कर सकें। नेक्स्ट, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रारंभ और बने रहना, कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार राइज होता है और कब वो खत्म हो जाता है, कब से कब तक बना रहता है अधिकार, किस चीज का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का। अब वो अधिकार कैसा भी हो सकता है, चाहे वो मृत्यु कारित करने का अधिकार हो या कोई भी अपहानि कारित करने का वो हो कृत्य। क्या है ये सेक्शन 102 में बताया गया है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न और धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है जब तक खतरा बना रहेगा या जब से उसको खतरा शुरू हुआ तब से उसके पास वो राइट रहता है, जब खतरा खत्म तब तक वो राइट खत्म, खतरा खत्म तो राइट खत्म। इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है। मसलन उसने कहा कि मैं जो हूं, ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हारी मृत्यु कारित कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो भागता है चाकू लेके, तो जैसे ही ये वो भागता है वैसे इसके पास राइट बन गया। मान लो कुछ दूरी से आ रहा है चाकू लेकर कि वो जो है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, छोड़ूंगा, चाकू लेकर आ रहा है ये, इसके पास जैसे ही वो भागना उसने शुरू किया, इसकी युक्त आशंका होगी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे मार देगा। इसके पास यहाँ बंदूक पड़ी थी, सपोज करो कोई बंदूक उसके पास पड़ी थी, उसने वहाँ से वो बंदूक उठाई
और उसको जो है मार दी, गोली मार दी, तो ये बच गया। ठीक, ये भागता हुआ आ रहा था, इससे पहले कि ये कुछ करता ये खुद गिर के बेहोश हो गया। अब जब ये गिरकर बेहोश हो गया तो इसके पास मौका है जाने का, तो अब जैसे ही ये बेहोश हुआ अब इसको कोई खतरा नहीं। या जब ये भाग कर आ रहा था, मान लो इस सड़क के उस पार था, सड़क के उस पार था, भागने के लिए आया, वैसे ही इधर से कोई कार आई, इसने इसको एक्सीडेंट कर दिया। अब जब एक्सीडेंट करके खुद यहाँ पर पड़ा है, एक्सीडेंट करके खुद ही यहाँ पर पड़ा है, अब जब ये एक्सीडेंट हो चुका तो ये तो रोड के उस साइड था, तो अब इसको कोई खतरा नहीं। इसका मतलब ये कि अब इसके पास वो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो राइट जो है खत्म हो गया। तो जब तक खतरा तब तक ये। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक बिल्डिंग के ऊपर ये लोग खड़े हुए थे दो, ठीक है, उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, इनमें आपस में झड़प हुई, जो हमलावर था वो नीचे गिर गया। अब जब हमलावर नीचे गिर गया तो अब तो इसको कोई खतरा नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कर सकता ये उतर के जाए और वहां पे जाके उसको मार दे, नहीं। जब वो गिर गया, यहाँ बेहोश हो चुका है या गिर गया, चोट लग गया, हाथ पैर टूट गए, तो अब तो ये कुछ नहीं कर सकता, तो अपने निकल के जाए, अपना पुलिस को जाके इन्फॉर्म करे। अब तो कोई खतरा नहीं रहा ना उसको। या इसने बंदूक दिखाई कि मैं तुझे जो है मारने वाला हूं, इसने बंदूक छीन ली उसकी, अब बंदूक तो इसके हाथ में आ गई। अब ये नहीं कि इसको ये गोली मार देगा, क्यों? क्योंकि अब खतरा टल चुका। क्यों? क्योंकि कंडीशन इसके हाथ में है। अगर फिर भी इसको लगता है, चाहे बंदूक इसके हाथ में, फिर भी इसको लगता है कि मुझे मार देगा या कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तब ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है। और जो भी सेल्फ डिफेंस, जितने भी जनरल एक्सेप्शन हैं, जितने भी जनरल एक्सेप्शन हैं, वहां पर प्रूव जो करना पड़ता है वो आरोपी को करना पड़ता है, जिसको ऊपर आरोप होता है कि उसने मर्डर किया या ये किया, या जो कहता है कि भाई मुझे सेल्फ डिफेंस था, मेरे पास सेल्फ डिफेंस था करने और कोई चारा नहीं था, तो उसी को ये चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूव होगा वो बी पर होगा। सारे मामलों में जो बर्डन ऑफ प्रूव होगा वो बी के ऊपर होगा। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी, या जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अभी इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है कि जो भी प्राइवेट डिफेंस है, स्पेशली शरीर से संबंधित जो है, किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जा सकती है, किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, ये शरीर से संबंधित है। सेकंड पार्ट जब प्रॉपर्टी का आएगा कि कब प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए मृत्यु कारित की जा सकती है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा। अगर आपको कुछ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ जानना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है आपको माइंड में, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं किस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक